गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज की क्लास के अंदर हमें करना है अपना चैप्टर एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट का मतलब क्या है, पहले इस चीज को समझ लेते हैं अच्छे तरीके से कि एवरेज ड्यू डेट हमें क्यों पढ़ना है और क्या करते हैं हम इस चैप्टर के अंदर। बहुत ही आसान और छोटा सा चैप्टर है, लेकिन हमारे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। ठीक है सर। अब एवरेज ड्यू डेट चैप्टर के अंदर हम करते क्या है, मान लीजिए हमारे पास में दो पार्टीज हैं जिनके बीच में सेल या परचेज हो रहा है, सेल या परचेज हो रहा है, या फिर सेल एंड परचेज हो रहा है। या मैंने दो वर्ड यूज किए हैं, सेल या परचेज, यानी कि मैं एक तरफा एक पर्सन के साथ में सेल करता हूं या फिर एक तरफा एक पर्सन से परचेज करता हूं। एक तो ये केस हो गया, यानी कि मैंने या तो किसी पर्सन के साथ में सेल किया, यानी कि मैं, या फिर मैंने उसके साथ में परचेज किया। तो इस ट्रांजैक्शन को हम क्या कहते हैं, इस ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं सर यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन। ठीक है जी। तो हमने एक तरफा ट्रांजैक्शन की। अच्छा, और दो तरफा ट्रांजैक्शन के अंदर भी इस चैप्टर का यूज होता है, यानी कि उसी पर्सन से मैंने सेल भी किया था, उसी पर्सन से मैंने परचेज भी किया है। ठीक है जी। तो यूनिलेटरल और बायलेटरल दोनों ट्रांजैक्शंस के अंदर इसका यूटिलाइजेशन हो सकता है। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला सर कि इस चैप्टर के अंदर मैंने किसी पर्सन से या तो सेल किया या परचेज किया, या फिर सेल और परचेज दोनों किए उस पर्सन के साथ में। डन सर। अच्छा, ये सेल और परचेज होने चाहिए सर, ये ट्रांजेक्शन होनी चाहिए क्रेडिट बेसिस की, क्रेडिट बेसिस की ट्रांजेक्शन होंगी तभी हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर, अदरवाइज नहीं करेंगे। कैश बेसिस के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है सर। अब क्या करते हैं इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर ये करते हैं कि सेल परचेज पे होने वाली एक ड्यू डेट आती है हमारी, यानी कि मैंने आपको क्या दिया, एक क्रेडिट पीरियड दिया। आप कौन थे, मेरे डेटर थे, मैंने आपको एक क्रेडिट पीरियड दिया और आप मेरे क्रेडिटर भी बन गए, यानी कि मैंने आपसे कुछ परचेज किया तो आपने भी मुझे कुछ क्रेडिट पीरियड दिया होगा। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसी ड्यू डेट निकाल लेते हैं, एक ऐसी एवरेज डेट निकाल लेते हैं जिसके ऊपर की ना आपको इंटरेस्ट पे करना पड़े, जिसके ऊपर की ना मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़े, एक ऐसा एवरेज निकाल लेते हैं। तो हमारे पास में चैप्टर का नाम क्या है, एवरेज ड्यू डेट। अच्छा सर, ड्यू डेट से ना हमारे दिमाग में बहुत बार आ जाता है सिर्फ सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज। नहीं, ऐसा नहीं। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर ड्यू डेट होती है और हमारे नॉर्मल क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स की भी ड्यू डेट होती है। जैसे कि मैंने कहा कि भाई मैं अपना क्रेडिट पीरियड रखता हूं 45 डेज अपने कस्टमर्स के लिए, अपने डेटर्स के लिए। क्रेडिट कस्टमर्स यानी कि डेटर्स के लिए मैं क्या रखता हूं, अपना 45 डेज का क्रेडिट पीरियड रखता हूं। और अपने क्रेडिटर से वो मेरे को क्रेडिट पीरियड देते हैं 60 डेज का। ठीक है जी, यानी कि कस्टमर से पैसा 45वें दिनों के अंदर आ जाता है और 60 दिनों के अंदर मैं अपने सप्लायर्स को पे ऑफ कर देता हूं। तो हमें क्या करना है, अगर ये दोनों पर्सन सेम ही है तो हमने एक ऐसी एवरेज ड्यू डेट निकालनी है, एक ऐसी ड्यू डेट निकालनी है, इन सभी डेट्स का एवरेज निकालना है कि भाई हमारे को किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट का नुकसान ना हो, यानी कि ना मैं इंटरेस्ट कमाऊं और ना मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़े। ठीक सर। अच्छा, अच्छा अब देखो ये चैप्टर है ना यूटिलाइजेशन, इस चैप्टर का यूटिलाइजेशन होता कहां कहां पे। ठीक है, इस चीज को भी समझना है हमने। ये देखो कहां पे यूज होता है, जहां पे हमारे पास में बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट वाला चैप्टर आपने मेरे साथ में पढ़ा। तो बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं और कई बार क्या बोला जाता है कि अलग अलग बिल्स हैं, इन सबको कैंसिल करके ना सर आप क्या कर दो, एक नया बिल ऑफ एक्सचेंज बना दो। तो वहां पे हमारे इस चैप्टर का रेलेवेंस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है सर। सेकेंड पॉइंट, अगर हमारे को किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना होता है, सर वो तो हमने पार्टनरशिप के अंदर सीखा हुआ है, यहाँ पे एक नया तरीका सीखोगे, यहाँ पे एक नया तरीका सीखोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का। और थर्ड, इंस्टॉलमेंट्स पे अगर आपने कोई चीज ली है, आपने कोई इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर चीज ली है और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट रेगुलर है, यानी कि सेम रेट से इंस्टॉलमेंट्स आप पे कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी इस चैप्टर का यूटिलाइजेशन होता है कि हम कौन सा ऐसा एक डेट निकाल लें जिसके के अंदर हमें सेम वैल्यू का इंटरेस्ट पे करते हुए जो है हम अपने इंस्टॉलमेंट्स को पे कर सकें। ठीक सर, ये था हमारा यूटिलाइजेशन। अब सर हमारा ना फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला ये है, क्या लिखा हुआ है, एड हम कर देंगे क्या, मतलब कि ये हमारे पास में फॉर्मूला है क्या,
बेस डेट एक हम निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे हम देखेंगे, प्लस माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। सर समझ में नहीं आया? बिल्कुल समझ में आएगा जब हम एग्जांपल के साथ में काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बाकी कुछ चीजें बताऊं उससे पहले मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं सर बिल ऑफ एक्सचेंज की भी ड्यू डेट कैसे निकालते हैं और अपने यहाँ पे ड्यू डेट कैसे बनती है उस तरीके की। मैं ड्यू डेट की बात कर रहा हूं, अभी एवरेज ड्यू डेट की बात नहीं कर रहा हूं। तो पहले हमें ड्यू डेट का पता करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे ड्यू डेट्स की बात हो रही है, ठीक सर। तो हमने क्या करना है सर, हमारे पास में केस 1 है, केस 1 है जहां पे हम नॉर्मल सेल परचेज करते हैं, यानी कि क्रेडिट में ट्रांजेक्शन्स करते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स की बात हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास में क्या डेट होगी, क्या हमारी ड्यू डेट मिलेगी, डेट ऑफ इनवॉइस प्लस क्रेडिट पीरियड। यानी कि मैं अगर कहता हूं कि मेरा पास में क्रेडिट पीरियड जो है वो मेरा 45वें दिन का है और मैंने आज सेल किया है, मान लीजिए आज 14 अप्रैल है, तो 14 अप्रैल को अगर मैंने सेल किया है, मैंने 14 अप्रैल को सेल किया है, तो 45 दिन उसके बाद आएंगे। यानी कि जो दिन होगा ना ट्रांजैक्शन का उसको आप इंक्लूड नहीं करेंगे, उसके साथ में उसके आगे के क्रेडिट पीरियड्स को आप इंक्लूड कर देंगे, तो हमारी डेट ऑफ सेल ड्यू डेट आ जाएगी हमारी, ठीक है सर। नेक्स्ट केस है सर हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज। ये हमने बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर सीखा हुआ था, हमें ग्रेस डेज की नॉलेज भी है कि सर जो हमारे पास में डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ बिल होगा या फिर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस होगा, इन केस ऑफ बिल्स आफ्टर साइट, हमारे पास में दो तरीके के बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं ना, आप लोगों को मालूम है, ठीक है। एक बिल ड्रॉन जो होता है और एक होता है आफ्टर साइट। तो जब से हमारा टाइम पीरियड शुरू हो रहा है, जनरली हमारे पास में आफ्टर साइट का या फिर आफ्टर एक्सेप्टेंस का केस नहीं होता, नॉर्मली होता है जब से हमने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है। तो उसमें ड्यू डेट कैसे निकलती है, डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ बिल प्लस जितना भी हमें टाइम पीरियड दिया गया है, हमारी टर्म्स एंड कंडीशन बनाई गई है कि आपको इतना टाइम पीरियड दिया जाता है, प्लस उसके अंदर 3 ग्रेस डेज और डाल देते हैं, 3 ग्रेस डेज और डाल देते हैं। ये हमने बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास में इसी चीज के अंदर मैं आप लोगों को यहाँ पे याद दिलाना चाहूंगा कि अगर पब्लिक हॉलीडे होती है, ड्यू डेट वाले दिन अगर पब्लिक हॉलीडे हुई तो क्या होगा सर, एक दिन पहले की डेट को हम डेट ले लेंगे, और अगर इमरजेंसी हॉलीडे हुआ, सॉरी पब्लिक हॉलीडे, हाँ पब्लिक हॉलीडे हुआ तो हम एक दिन पहले की डेट ले लेंगे, और अगर इमरजेंसी हॉलीडे हुआ तो हम एक दिन बाद की डेट को ले लेते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि पब्लिक हॉलीडे के बारे में तो हमें पहले से नॉलेज होती है और इमरजेंसी हॉलीडे की हमें पहले से नॉलेज नहीं होती। डन। अच्छा जी, अब सर हमारे पास में है ना, हम अपना चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। क्या है हमारा चैप्टर, एवरेज ड्यू डेट। ये जो मैंने अभी बातें आपको बोली, ये ड्यू डेट्स के बारे में, ड्यू डेट के बारे में, ये हमें पहले से भी मालूम थी, ये हमें पहले से भी मालूम थी, ठीक है। तो चलो हम क्या करते हैं, हम देख लेते हैं सर कैसे करेंगे हम इसको, किस तरीके से, और क्या क्या पॉइंट्स हमारे इन्वॉल्व होंगे। ये पॉइंट्स बनाने का कारण यही है कि सर आप लोगों को ये ध्यान रहे कि हमारे स्टेप्स क्या होंगे। सबसे पहली चीज तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज हमें करनी पड़ेगी सर, हमारे को बेस डेट लेनी पड़ेगी। कोई भी बेस डेट हम ले सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबल क्या होती है कि जो अर्लीस्ट डेट हो ना हम उसको लें। हम कोई भी बेस डेट ले सकते हैं, क्वेश्चन के अंदर जो भी हो, प्रेफरेबल वो होती है जो सबसे अर्लीस्ट डेट होती है, क्योंकि उसके अंदर फिर सारी डेट्स का इन्वॉल्वमेंट अच्छे से हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में, अगर सर हमारे पास में हमें ड्यू डेट निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट डेट को इग्नोर करना पड़ेगा और लास्ट डेट को इंक्लूड करना पड़ेगा। ये तो हमें मालूम है सर कि जिस दिन डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है उसको इग्नोर करो, और जिस दिन हमारे पास में डेट आ रही है, जो लास्ट डेट आ रही है, उस डेट को आप इंक्लूड करो, ठीक है सर। ऐसा हमने पिछले चैप्टर के अंदर भी किया था। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास में पॉइंट्स क्या है इसका, कि अगर मान लो मैंने उस एवरेज डेट से पहले, उस एवरेज डेट से पहले, एवरेज ड्यू डेट से पहले जो भी मेरी ड्यू डेट निकल करके आएगी, उससे पहले अगर मैंने कोई अमाउंट पे कर दिया, उससे पहले अगर मैंने कोई अमाउंट पे कर दिया तो उसके ऊपर मुझे डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगर मैंने उसके बाद किया तो इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है जी। एक डेट निकाल लेंगे, उसके पहले अगर किया तो डिस्काउंट मिल जाता है और उसके बाद किया तो चार्जेस लग जाते हैं, ठीक है जी। अब जो हमारे डेज आते हैं ना, कभी कभी डेसिमल में आ जाते हैं। तो पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि हमारे पास में हम राउंड ऑफ कर देते थे, जैसे 43.2 आया, 43.2 आया तो हम स्ट्रेट अवे इसको राउंड ऑफ कर, इसको हम राउंड ऑफ कर देते थे।
लेकिन अब ये कहा जाता है कि अगर 0.5 से ऊपर होगा तो ही राउंड ऑफ किया जाएगा, वरना पीछे की तरफ में आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, डेसिमल्स को पहले हम कभी इग्नोर भी कर दिया कर देते थे, लेकिन अब जो है इसको राउंड ऑफ करना है। तो रूल है ये गेम का हमारे पास में, क्या चैप्टर का रूल है कि भाई हमारे पास में हमें इसको राउंड ऑफ कर देना है नंबर ऑफ डेज को। ठीक सर, ओके। अगर किसी क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलरली बेस डेट देने करने को बोल रखा हो तो हम उसी को लेंगे, क्योंकि सर हमारे पास में वैसे तो हम डेट कोई भी ले सकते हैं, आंसर सेम आएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन की ये प्रेफरेंस है कि आप इसी डेट को बेस डेट माने, तो फिर हम अलग से कोई डेट नहीं ले सकते। तो हमारे पास में ये सारे के सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया ये हमारे पास में लिखे हुए हैं, आप असाइनमेंट के अंदर से पढ़ सकते हैं। चलिए सर स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के अंदर आइए पढ़ लें क्या लिखा है, बिल्कुल तसल्ली से पढ़ना है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत ही आसान और बड़ा प्यारा चैप्टर है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे बोला गया सर ए एक्सेप्टेड द फॉलोइंग बिल ड्रॉन बाय बी। अच्छा, ड्रॉन बाय बी यानी कि शुरुआत में ही बोल दिया। ठीक है, शुरुआत में ही बोल दिया हमारे पास में, तो ये क्या है सर, ये हमारी यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन है, यानी कि एक तरफा यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन से। ठीक है, उसका क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारे को। बायलैटरल मतलब दो तरफा, यानी कि वहां पे दोनों के बीच में सेल परचेज हो रही होती। तो क्या बोलता है ये क्वेश्चन बोलता है कि सर ए ने एक्सेप्ट किए हैं बिल ड्रॉन बाय बी, यानी कि उसने पैसे देने, ए ने पैसे देने और ये उनके डेट्स दिए हुए हैं, और अगर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा तो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 18% पर एनम के हिसाब से, ये बोला गया। इसके ना 3 पार्ट्स हैं, पहले पार्ट्स को हम पहले करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन के आगे की रिक्वायरमेंट क्या लिखी हुई है। 11 सितंबर इज अ गेजेटेड हॉलीडे, यानी कि आप क्या करेंगे, ये बिल ऑफ एक्सचेंज आपको दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है कि कितने टाइम पीरियड के लिए ये बनाए गए हैं। उसमें अगर आपके कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज की डेट 11 सितंबर आ जाती है तो वो गैजेटेड हॉलीडे है। गैजेटेड हॉलीडे के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक दिन पहले की डेट ले लेते हैं। और इमरजेंसी हॉलीडे है 10 जुलाई, यहाँ क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है इमरजेंसी हॉलीडे है 10 जुलाई, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक दिन बाद की डेट ले लेते हैं जो भी ड्यू डेट पे आए। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, पहले पॉइंट के अंदर ही वांट टू पे ऑल द बिल ऑन अ सिंगल डेट, यानी कि वो कहता है ये इतने सारे बिल्स है ना, इतने सारे बिल्स के बजाय अलग अलग ड्यू डेट्स पे पेमेंट करने की बजाय मैं क्या करना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं कि एक दिन पे ही मैं पेमेंट कर दूं सारे के सारे बिल ऑफ एक्सचेंज को, सो दैट मैं अपना जो इंटरेस्ट है उसको प्रिक्योर कर सकूं। ओके, फाइंड आउट दिस डेट, वो कहता है कि सिंगल डेट मेरे को बताओ। चलो सर, अब देखो ये बी और सी पार्ट नेक्स्ट है। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, हमने क्या करना है, बहुत ही आसान है, हमने क्या करना है, हमने एक टेबल बना लेना है इस तरीके से, और क्वेश्चन के अंदर से ही डाटा चुरा लेना है। ये देखो मैंने टेबल बनाया और टेबल में क्या लिखा, सर ये सारी की सारी डेट्स मैंने उठा ली और ये सारी की सारी डेट मैंने यहां लिख दी। फिर मैंने पीरियड उठाए और यहां पे टर्म्स के अंदर वो पीरियड लिख दिए। फिर मैंने अमाउंट उठाए और अमाउंट लिख दिए। ठीक है जी, अब मेरे को इन दोनों के बीच में एक ड्यू डेट का कॉलम बनाना है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले नहीं बन सकता, ये आप आगे भी जा सकता है, ये आगे भी जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं पे भी बना सकते हैं आप। अच्छा सर, अब मेरे पास है ना, मेरे को ड्यू डेट निकालनी है, ड्यू डेट बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर निकालनी हमें बहुत अच्छे से आती है, ऊपर वाला डाटा हमने नीचे ले लिया है। हमें ड्यू डेट निकालनी बहुत अच्छे से आती है सर, हम इसमें कभी कोई गलती नहीं करते। 7 मार्च को हमारा एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया गया सर 4 महीने के लिए, जिसकी की हमारे पास में ड्यू डेट आ रही थी, 4 महीने के लिए ड्यू डेट आ जाती है क्या, 11 जुलाई। नंबर ऑफ ग्रेस डेज ऐड करने के बाद में, 3 ग्रेस डेज ऐड करने के बाद में, मेरे ख्याल में इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 7 तारीख को इंक्लूड नहीं करेंगे, उसके बाद में क्या आ जाएगा सर, 7 मार्च से लेकर के 4 महीने कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 7 जुलाई, और उसके अंदर 3 ग्रेस डेज और ऐड कर दिए तो 11 तारीख हमारी डेट आ गई। ठीक सर, 11 जुलाई। फिर है नेक्स्ट हमारे पास में 16/3, 16/3/2021,
3 महीने के लिए बनाया गया था, 3 महीने के लिए बनाया गया था। इसकी ड्यू डेट आफ्टर ग्रेस डेज हमने निकाल दी कितनी, 19 जून 2021, 19 जून 2021। 5/4/2021 था, सॉरी 8/4/2021 था। 8/4/2021 की हमारी ड्यू डेट आ गई 5 महीने के बाद में 11 सितंबर। ये देखो ये डेट थी, लेकिन 11 सितंबर एक गेस्ट डेट हॉलीडे था, तो हमने क्या ले लिया, 10 सितंबर ले लिया। ध्यान रखना इस चीज का। फिर 17 मई 2021 को बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया था, कितने का, 3 महीने का, 3 महीने का। तो हमारे पास में इसकी ड्यू डेट क्या आ जाएगी, इसकी ड्यू डेट आ जाएगी सर 21/3/2021। अच्छा, ऊपर वाले के अंदर मैं बताना भूल गया, यहां पे क्या आ जाएगा सर, 10 तारीख आएगी, और 10 के बाद में 10 को क्या थी, इमरजेंसी हॉलीडे थी, इमरजेंसी हॉलीडे थी, तो हमारी ड्यू डेट क्या आ गई सर, 11 आ गई, 11 आ गई। ठीक है ना, 7 से 7, फिर 3 दिन और ऐड किए तो 10 आए। तो 10 जुलाई को तो हमारी क्या नाम है, इमरजेंसी हॉलीडे थी, तो नेक्स्ट डे को हमने क्या ले लिया, नेक्स्ट डे को हमने अपनी ड्यू डेट ले लिया। इसके अंदर किसी को कोई जरूरत नहीं है। अब हमने ना एक बेस डेट पकड़ लेनी है। ये जो ड्यू डेट्स है ना, इसमें से कोई भी एक बेस डेट आप पकड़ सकते हैं, आपकी इच्छा है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ ना, तो आपकी इच्छा है, आप कोई भी ड्यू डेट पकड़ लीजिए, आंसर सेम आएगा, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या ड्यू डेट ले ली सर, 19 जून। अब मेरे को है ना 19 जून से इस डेट तक के टाइम पीरियड को पता करना है। 19 जून से 19 जून से मेरे को पता करना है सर 17 जुलाई से 19 जून। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या, यहाँ क्या डेट दी हुई है सर, सॉरी 11 जुलाई है, हाँ 11 जुलाई से लेकर के 19 जून तक। ठीक है, और फिर 19 जून से 19 जून तक 22 दिन होते हैं, 0 डेज होते हैं। ठीक है, और फिर अगर मैं कहता हूं कि सर हमारे पास में क्या है, अब आगे निकल गया, यहाँ पे डिफरेंस देखो, 19 जून से लेकर के 10/9/2021 तक के कितने डेज बनते हैं, 83 डेज बनते हैं। तो इस तरीके से मैंने डेज काउंट कर रखे हैं आप लोगों के लिए, आप लोग काउंट करेंगे आपको भी मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा 19 जून से लेकर के 20/8 तक हमारे 62 डेज बनते हैं, 62 डेज बनते हैं। तो ये हमने नंबर ऑफ डेज काउंट कर लिए। यानी कि स्टेप 1 क्या था हमारा सर, सबसे पहला स्टेप था, हमने ऊपर से डाटा चुरा लिया, अपनी ड्यू डेट्स निकाल ली। ड्यू डेट्स हमें निकालना आता है, जैसे कि हमने ग्रेस डेज, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज का केस है ये, तो सर इसके अंदर 3 ग्रेस डेज जुड़ जाएंगे। अगर ये नॉर्मल ट्रांजेक्शन होती तो सर फिर थोड़ी ना ग्रेस डेज जुड़ते, फिर तो नॉर्मली चलता, बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं होता तो। ठीक है, तो हमने ड्यू डेट निकाल ली, और फिर उन सारे डेट्स में से, उन सारी की सारी डेट्स में से हमने क्या कर लिया सर, एक कॉमन डेट निकाल ली, यानी कि एक बेस डेट निकाल ली, और फिर ड्यू डेट और उस टाइम के पीरियड का जो डिफरेंस था वो हमने यहाँ पे डेज, नंबर ऑफ डेज में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल है सर, अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकाल देंगे। ठीक है, इन सबका हमने प्रोडक्ट निकाल दिया। 4000 मल्टीप्लाइड बाय 22, 88,000। 5000 मल्टीप्लाइड बाय 0, 0। 6000 मल्टीप्लाइड बाय 83, 4,98,000। और 5000 मल्टीप्लाइड बाय 62, 3,10,000 रुपीज। टोटल किया अब हमने सारे प्रोडक्ट्स का, इन सबका हमने प्रोडक्ट का टोटल किया, 8,96,000 आ गया। ठीक है सर, अमाउंट का टोटल किया 20,000 आ गया, अमाउंट का टोटल किया 20,000 आ गया। हमने क्या किया, यहां पे देखा हमने कि हमने ना 4,000 रुपए का, 4,000 रुपए का क्रेडिट एक्सेप्ट किया है। कितने दिनों तक, 22 दिनों तक। इसका मतलब ये है, तो टोटल हमने कितने का क्रेडिट एक्सेप्ट किया है, 88,000 रुपीज का। इसी तरीके से सबका टोटल हमने कर दिया, तो 8,96,000 आ गया। अब आप क्या करेंगे सर, अब हमारा फॉर्मूला क्या है वो देखो, जो ऊपर मैंने दिखाया था आप लोगों को। ठीक है, ये हमारे पास में, ये देखो ये रहा, बेस डेट प्लस माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। तो सर हमने टोटल ऑफ प्रोडक्ट और टोटल ऑफ अमाउंट निकाल लिया। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ गया सर, बेस डेट हमारी क्या थी सर, हमने 19 जून ली थी। 19 जून के अंदर ये वाला अमाउंट, यानी कि 896 डिवाइडेड बाय 20,000 हमने किया, तो हमारे पास में क्या आ गया, 19 जून प्लस 45 डेज। सर ये अमाउंट थे, डेज के ऊपर काउंट किए गए, इसलिए हमने इसके नंबर ऑफ डेज ही बना दिए।
नंबर ऑफ डेज ही बना दिए। तो अब हमारे पास में कितना आता है, हमारे पास में आता है एग्जैक्टली आता है 44.8 डेज। लेकिन हमने 44.8 डेज नहीं लेना, सर ने अभी बताया था कि राउंड ऑफ कर देना है। हाँ सर राउंड ऑफ कर दो, 45 बना दिया हमने। तो अब मैं कहता हूं कि कितने दिन जोड़ दूं, 19 जून के अंदर कितने दिन जोड़ दूं, 45 दिन जोड़ दो। 19 जून के अंदर 45 दिन जोड़ देता हूं तो 3 अगस्त 2021 आ जाता है। 3 अगस्त 2021 आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सर कि अगर जो ए भाई साहब हैं जिन्होंने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किए हैं सारे के सारे, अगर वो सारे के सारे बिल ऑफ एक्सचेंज जितने भी हमारे पास चारों बिल ऑफ एक्सचेंज दिखाई दे रहे हैं ना, अलग अलग डेज पे करने की बजाय वो क्या कर दें, एक कॉमन डे पे कर दें सारे के सारे बिल। और कितने बिल के उनके अंदर कितना अमाउंट था, 20,000 का अमाउंट था, 20,000 का अमाउंट था। तो सारे के सारे बिल्स का 20,000 का भुगतान वो कौन सी डेट पे कर दे, 3/8/2021 पे कर दे। तो इससे होगा क्या कि उनके ऊपर फर्दर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। वरना अगर कभी कोई डिले हो गया तो उनके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हो सकता है। अगर वो पहले पे कर दें तो इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। तो ये कॉमन डेट हमने निकाली है। इसका मतलब समझ में आया आप लोगों को कि ये कॉमन डेट हमने निकाली है जहां पे हम सारे के सारे बिल ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में जाएं, बिल ऑफ एक्सचेंज की लैंग्वेज में जाएं, तो ये ए क्या कह सकता है बी को, ए कह सकता है बी को कि सर आप है ना ये सारे के सारे बिल ऑफ एक्सचेंज है ना कैंसिल कर दीजिए। लेकिन उसको कहना कब पड़ेगा, 3/8/2021 से पहले पहले, 3/8/2021 से पहले पहले। कहते मैंने आपके सारे के सारे पैसे देने हैं। कहते हाँ जी देने हैं। आप एक काम करो ना, टोटल अमाउंट कितना देना है, कहते जी 20,000 रुपया देना है। तो 20,000 रुपए के लिए एक नया बिल ऑफ एक्सचेंज क्यों नहीं लिख देते। तो फिर उस टाइम पे मिस्टर जो दूसरा होता है, जो ड्रॉअर होता है, वो क्या कहता है, कहता है अच्छा जी आप तो बहुत सियाने हो, आपने इतना टाइम पीरियड इनको यूज कर लिया उसके बाद में आ गए हो। तो कहता है नहीं नहीं बात सुनो सर, मैं कुछ डेट से पहले भी तो आया हूं ना। तो मैंने क्या कर लिया है, मैंने एक एवरेज डेट निकाल ली है और एवरेज डेट निकाल करके मैं आपको इन सब का भुगतान करना चाहता हूं, इन सब की पेमेंट करना चाहता हूं। आप इन सारे बिल ऑफ एक्सचेंज को फाड़ करके रद्दी के टोकरे में फेंक दीजिए और एक नया बिल बना दीजिए 20,000 रुपए का, जिसकी की पेमेंट में 3/8/2021 को कर दूंगा। यानी कि ये टेक्निकली माइंडेड गेम है। बात समझ में आई आप लोगों को। ये पता होना जरूरी है बेटा कि हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, वरना आप सिर्फ इसी टेबल के ऊपर रट्टे मारने लग जाते हैं बच्चे। अच्छा ऐसा करेंगे तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ऐसा करेंगे, ऐसा क्वेश्चन देखेंगे। आपके चारों सिस्टम के अंदर हमारे पास में सारा का सारा जो है ना सिस्टम सेम ही रहेगा, लेकिन उसका ना हर बार मतलब बदल जाता है। कि अगर हम पार्टनर्स की ड्राइंग्स के लिए कर रहे हैं तो क्या मतलब है, बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए कर रहे हैं तो क्या मतलब है, नॉर्मल ट्रांजेक्शन के लिए कर रहे हैं तो क्या मतलब है। ठीक सर, हमारा क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, सेकेंड पॉइंट, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड पेमेंट इफ सेटलमेंट टेक प्लेस ऑन 30/9/2021। देखो अब इसने रायता फैला दिया ना क्वेश्चन ने। हाँ सर बिल्कुल फैला दिया। हमने क्या डेट निकाली थी सर, हमने डेट निकाली थी 3/8, 3/8। और 3/8 के लिए दिवाकर सर ने क्या कहा था कि 3/8 पे ना उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ना इंटरेस्ट उसके ऊपर क्या नाम है, उसको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये यूनिलिटरल है ना, बायलिटरल नहीं। तो सर इसको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा अगर सारे के सारे ये 3/8 के लिए कर देता है। तो अब जाहिर सी बात है, जरा ध्यान से देखना इसको, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3/9/2021 को अगर वो पे कर दे तो उसके ऊपर डिले पेमेंट का, बाद में आ रही है ना डेट, डिले पेमेंट का क्या लग जाएगा, क्या लग जाएगा, इंटरेस्ट लग जाएगा। डिले पेमेंट का क्या लग जाएगा, इंटरेस्ट लग जाएगा, है ना। तो वही निकालने के लिए इसने हमें कहा है, क्या कहता है, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड पेमेंट अमाउंट इफ सेटलमेंट टेक प्लेस ऑन 3/9/2021। तो निकाल देंगे। हमारे पास रेट दिया हुआ है कितना, 18% है, ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख लो। निकाल दिया सर हमने, ये देखो 20,000 का अमाउंट था, 18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था और 58 डेज लेट हो रहा था, है ना।
58 डेज लेट हो रहा था, उस डेट के बाद में कितने दिन लेट हो रहा था, 58 डेज लेट हो रहा था, तो उसका इंटरेस्ट हमने बना दिया कितना, 572.05 और राउंड ऑफ करके 572। ओके, तो हमारे पास में टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, 20,000 तो देने ही थे, 5,572 हमें इंटरेस्ट का और अमाउंट देना पड़ गया, टोटल 20,572 रुपीज हमें देने पड़ेंगे। हाँ जी, 2 पार्ट हमने कर लिए इसके, तीसरा पार्ट अपने को करने का है। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इफ ए वांट टू सेव 157 रुपीज 157 by way of interest, calculate the date on which he has to effect the payment। अब देखो इस क्वेश्चन ने क्या पूछ लिया, बड़ा समझदार क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आ जाए तो, मतलब मैं अगर टेस्ट बनाऊं तो उसके अंदर जरूर डालूं। देखो पहले पॉइंट के अंदर मैंने पूछ लिया कि हमारी एवरेज ड्यू डेट निकाल दो, ठीक है जी। फिर उसने बोला अगर मैं आपको एक ड्यू डेट देता हूं उसके ऊपर अगर आप पेमेंट करेंगे तो इंटरेस्ट कितना लगेगा। अब यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है सी पॉइंट के अंदर कि ऐसा कौन सा डेट है जिसके के अंदर मेरा 157 रुपए का 157 का इंटरेस्ट बच सकता है। तो सोच के देखो, बच सकता है, सेव हो सकता है, तो पहले पेमेंट करनी पड़ेगी ना, यानी कि 3 अगस्त जो हमने ड्यू डेट निकाली थी ना, एवरेज ड्यू डेट, उससे पहले पेमेंट करनी पड़ेगी। अब सर अगर हमारे को ड्यू डेट दी हुई होती तो हम उसका इंटरेस्ट निकाल लेते 18% के हिसाब से, जैसा कि हमने बी पार्ट में किया। यहां पे उसने मेरे से 157 रुपीज यानी कि इंटरेस्ट का अमाउंट दे दिया और बोला कितने दिन पहले पेमेंट करूं कि 157 रुपीज सेव हो जाए। मतलब कितना कितना चतुर क्वेश्चन है ये, कितना चतुर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी सर, यहाँ पे हमारे पास में हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वो कितने दिन हो जिसका कि इंटरेस्ट 157 रुपीज बनता हो, वो कितने दिन हो जिसका कि इंटरेस्ट 157 रुपीज बनता हो। देखो बेटा मैं अभी ना यहाँ पे कैलकुलेशन करता इस लाइन को बोले बिना कि वो कितने दिन का इंटरेस्ट हो जिसका अमाउंट 157 बनता हो, ये लाइन बोले बिना अगर मैं सिर्फ कैलकुलेशन करके दिखा दूं आपको और आप भी कहेंगे हाँ हाँ सर समझ में आ गया, लेकिन बेटा उसके पीछे का लॉजिक तो नहीं पता लगाना। लॉजिक पता लगाना जरूरी है कि सर ये 157 का हम क्या करें, ये तो अमाउंट ऑफ सेविंग दे रखी है, ये तो अमाउंट ऑफ सेविंग दे रखी है, तो ये कितने दिन में बचेगा ये हमें चेक करना पड़ेगा और उतने दिन पहले ही पेमेंट करनी पड़ेगी, उतने दिन पहले पेमेंट करनी पड़ेगी, बाद में करोगे तो इंटरेस्ट लग जाएगा ना। हाँ सर समझ में आ गया सर जितना, बोलो बोलो आपकी आवाज कट गई। सर जितना बी पॉइंट में इंटरेस्ट बना होगा, हाँ अगर उस इंटरेस्ट से हम सेविंग लेस ना कर दें। ना 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 ना, बी पार्ट अपने आप में इंडिपेंडेंट है और ए पार्ट इंडिपेंडेंट था। हमने ए पार्ट के हिसाब से एक एवरेज ड्यू डेट निकाली थी जिसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं बन रहा था। अब वो यस इंटरेस्ट सर। सेव करना चाह रहा है, वो इंटरेस्ट सेव करना चाह रहा है। अगर सोचो हमारा सेकेंड पॉइंट के अंदर कुछ पॉजिटिव इंटरेस्ट बना था 500 रुपए के आसपास, तो वहां से अगर वो पीछे चलेगा 157 तब भी तो उसका कुछ इंटरेस्ट लगेगा ही ना। हाँ जी। लेकिन नहीं लगाना, वो कहता मैं तो इंटरेस्ट देना नहीं चाहता, मैं तो इंटरेस्ट सेव करना चाहता हूं 157 रुपीज। तो हमें न्यूट्रल से पीछे जाना पड़ेगा और न्यूट्रल डेट क्या थी हमारी जो हमने निकाली थी ए पार्ट के अंदर। ठीक है जी, यस सर। चलो जी आ जाओ फिर देखते हैं। यहां पे देखो लिखा भी है सेविंग ऑफ इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 157 विल हैपन बाय मेकिंग पेमेंट अर्लियर दैट इज बिफोर 3/8/2021। तो हम कहते हैं कि वो नंबर ऑफ डेज कितने होंगे, तो हमने एक्स लेट कर लिया उसको और फिर हमने कहा कि सर देखो नॉर्मली हम क्या कहते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट निकालने का, 20,000 18% एक्स डिवाइडेड बाय 365 और वो हमारे पास में अमाउंट दिया हुआ है। तो इस इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लेना है। ये मल्टीप्लाई के साइन है, एस्ट्रिक के लग रहे हैं ना जो, ये मल्टीप्लाई के साइन है। ठीक है जी, अब ये अमाउंट हमारे को दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू सॉल्व कर लो सर, एक्स आ जाएंगे हमारे पास में 16 दिन 16 डेज। अब मैं ये कैलकुलेट करके नहीं दिखाऊंगा तुम्हारे को, कभी तुम कहोगे हाँ सर ये भी क्या नाम है कैलकुलेट करके दिखाओ,
भैया ऐसा मत करो मेरे साथ में, ऐसी एक्सपेक्टेशन मत करना, इतना तो तुम कर सकते हो। अच्छा जी, ये तुम्हें खुद करना है। ठीक है जी, तो हमारा 16 डेज आ गया। अब 16 डेज पहले कौन सी डेट आती है? 16 डेज पहले आप काउंट करके देख लो, 18 जुलाई आती है। ठीक है, 3/8/2021 से 16 दिन पहले 8 जुलाई 2021 आती है। यानी कि अगर ये 157 रुपीज का अपना इंटरेस्ट सेव करना चाहता है तो उसको कितने दिन पहले पेमेंट करनी पड़ेगी? 16 दिन पहले पेमेंट करनी पड़ेगी, जो एवरेज ड्यू डेट हमने ए पार्ट में निकाली थी। और उससे 16 दिन पहले क्या आता है भाई? 18 जुलाई आता है। सिंपल। ठीक है सर। सर जब डेट हम निकालते हैं और 0.5 आ जाए तो हमें रिवर्स आना चाहिए या आगे के नंबर पे जाना चाहिए? हाँ, 0.5 के आगे हो जाए ना अगर, तो आगे जाना है। यानी कि अगर ऐसे आ जाए 18.65, तो हमें क्या करना है? इसको 19 लेना है। अगर हमारे पास में आ जाता है 18.50, तो हमारे को इसको 18 लेना है। 18.51 तो 19। यानी कि आगे बढ़ना चाहिए ना, तभी तो राउंड ऑफ करोगे उसके ऊपर। ठीक, ओके। यस सर। हमारे एक सर थे, वो बोलते थे ठीक ओके। आज उनकी याद आ गई मुझे, शमशेर सर थे उनका नाम। हम मजाक में उन्हें शमशेर सर कहते थे। अच्छा, कोई नहीं सर, हम भी आपको याद करेंगे। तुम भी हमें याद करोगे, मेरा भी नाम निकाल दोगे कोई ना कोई। नाम नहीं सर, जैसे आप बोल के बता रहे हो हम भी ऐसे करेंगे कि दिवाकर हाँ, सर थे। कि वो सर ऐसे बताते थे, एक ही चीज को ऐसे 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 मार के बताते थे अपने एक हथेली से दूसरी हथेली में। मेरे को बताया हुआ है बच्चों ने। क्या सोचते हो कि पिछले 18 सालों के अंदर हमने ऐसे बच्चे नहीं देखे होंगे जो हमारी मिमिक्री करते हैं? बिल्कुल देखे। अच्छा खैर, देखो अब तो वो लोग काफी आगे भी बढ़ चुके। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, प्रॉब्लम का टाइप 2। प्रॉब्लम का टाइप 2 क्या बोलता है सर? जहां पे पार्टी की बायलेटरल ट्रांजैक्शन होती है। यानी कि मतलब क्या हुआ, तेरे को मैंने और तेरे को मैंने सामान बेचा और तेरे से मैंने सामान खरीदा, एक ही बंदे से। दोनों तरह की ट्रांजैक्शन। ये मत बोलना अच्छा ए से खरीदा और बी को बेचा, नहीं नहीं नहीं, यहां पे एक ही बंदे से दोनों तरह की ट्रांजैक्शन हो रही, तो हम इसको बायलेटरल कहते हैं। ठीक है सर। अब फिर इसके अंदर करेंगे क्या सर? दो टेबल्स बनाएंगे हम इंटरेस्ट के। हम क्या बनाएंगे? दो टेबल बनाएंगे हम इंटरेस्ट के, और उसको ना आपस में एडजस्ट कर देंगे। अब वो एडजस्ट क्या करना है ये हमें देखना है। मतलब जैसे क्या कहते हो तुम लोग, बोलते हो नहीं कॉमन डेट्स निकालने का, कि भाई मान लो सन्नी ने मेरे को 500 रुपए देने हैं और मैंने सन्नी को 700 रुपए देने हैं, तो 700 और 500 में कॉमन क्या है? 500 है, आपस में कट जाते हैं। तो मैंने कहा सन्नी मैं तेरे को है ना 200 रुपए दे देता हूं, तो यहां पे हमें कुछ कॉमन निकालना। ओके, अच्छा देखो जी, हम इसको कैसे करेंगे? आओ जी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है? दो ट्रेडर हैं, टू ट्रेडर अभिनव और कृष्ण, ये एक दूसरे से गुड्स सेल और परचेज करते हैं, और इन दोनों का ही क्रेडिट पीरियड कितना है? 1 महीने का है। यानी कि अगर मैं अभिनव हूं तो मैं कृष्णा को क्या कहता हूं, जो मैं सामान आपको बेचता हूं उसके ऊपर आप मेरे को 1 महीने के अंदर पेमेंट दे देना, और मैं आपसे कुछ खरीदूंगा तो मैं आपको 1 महीने के अंदर पेमेंट दे दूंगा। ठीक है जी। एट द एंड ऑफ 3rd मंथ द अकाउंट रेंडर्ड एज फॉलोज। मतलब उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी, क्या बोला? कहता है गुड्स सोल्ड बाय अभिनव टू कृष्णा। अभिनव ने कृष्णा को गुड सेल की, या फिर गुड सेल कृष्णा टू अभिनव। अब अगर आप अभिनव मान रहे हो खुद को तो सेल परचेज उसी हिसाब से देख लेना, और अगर आप अपने आप को कृष्णा मान रहे हो तो सेल परचेज उसी हिसाब से देख लेना। ठीक है सर। सेल हुई थी, अभिनव ने कृष्णा को की थी 18 अप्रैल को, 15 मई को और 16 जून को। 9,000 रुपए की, 10,500 की और 12,000 रुपए की। और यहां पे लिखा हुआ है कृष्णा ने अभिनव को 23 अप्रैल 24 मई इतने इतने की सेल की। अब यहां कहीं लिखा हुआ उन्होंने एक दूसरे के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज डाले? नहीं सर, नहीं डाले, ऐसा लिखा ही नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्यों बोलेंगे? यहां तो सिंपल ट्रांजैक्शन 1 महीने की क्रेडिट पे लिखी हुई है ना। मतलब अगर चल करके कोई क्वेश्चन को गलत करने के लिए ही घर से निकला है, आज तो जा ही रहा हूं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कि इस क्वेश्चन को गलत करके लौटना है,
तो फिर उसका कुछ नहीं किया जा सकता भाई, वरना वहां पे बिल ऑफ एक्सचेंज की कोई मतलब ही नहीं है। जब तक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा नहीं हो, भगवान के लिए, ये 2 हाथ जोड़े मैंने आपके आगे, भगवान के लिए आप लोग जब तक बिल ऑफ एक्सचेंज ना लिखा हो ना, 3 ग्रेस डेज को बुलाने की जहमत मत उठाना। हाँ सर, हम ध्यान रखेंगे आपके द्वारा जोड़े गए आपके हाथ। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। क्या लिखा हुआ है? बोलता है कि ना कैलकुलेट करो। ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है। हमने क्या करना है, सबसे पहले आराम से तसल्ली से ये सारे के सारी डेट्स और ये सारे का सारा अमाउंट उठा लेना और उसकी ड्यू डेट 1 महीने के हिसाब से निकाल लेनी है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला हुआ है हमारे को कि सर 1 महीने का क्रेडिट पीरियड देना है। हाँ सर ठीक है, आपने कहा सही है। हमने उठा लिया 18/4 उठा लिया, 15 मई उठा लिया, 16 जून उठा लिया। एक एक महीने के क्रेडिट पीरियड के बाद में हमारी डेट्स ये आ गई। सर कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई ग्रेस डेज ऐड नहीं करने। अमाउंट हमारे पास में दिए हुए थे, हमने उठा लिए 9, 10, 500 और 12। बस अब ठहर जाओ, 2 मिनट के लिए ठहर जाओ। अब भैया इसकी भी तो सुन लो, इस साथ वाले अमाउंट की, इस साल साथ वाले बंदे की भी तो सुन लो, कृष्णा टू अभिनव वाली की। उसके लिए भी सेम टेबल बना लो। किसी किसी क्वेश्चन के अंदर है ना, किसी किसी क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ होता है, मतलब इंस्टीट्यूट ने अपने मटेरियल के अंदर या बहुत से ऑथर्स ने अपने मटेरियल के अंदर क्या दिया हुआ होता है कि ना कंबाइंड टेबल बना ली होती है। बड़ा मचमच हो जाता है बेटा उसके अंदर। प्लीज भगवान के लिए मत बनाना। यहाँ पे थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग तो है ये 2 टेबल्स बनाना, लेकिन ना सिक्योर हो जाते हैं आपके नंबर, गलतियों का कम हो जाता है। वो क्या करते हैं, सिर्फ पर्टिकुलर बीच में लिख करके प्लस और माइनस के साइन लगा देते हैं, फिर वहां पे बच्चे को कंफ्यूजन हो जाती है। 2 टेबल इकट्ठे मत बनाना। हम क्या करते हैं, हम करते हैं सर अलग अलग टेबल से। तो हमने वही ट्रांजेक्शन्स उठा ली, 3, 4 और 4 मई। एक एक महीने के बाद में हमारी ड्यू डेट्स ये आ गई, देख लो। ठीक है, और इतना इतना अमाउंट था। ठीक सर, ये हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली टेबल पे गए और हमने क्या कर लिया सर, हमने एक बेस डेज ले लिया, बेस डेट ले ली हमने, बेस डेट ले ली। बोलो कौन सी बेस डेट चाहिए? मैंने अर्लीस्ट की बेस डेट ले लिया। और जो बेस डेट लूंगा ना, ध्यान से सुन लेना, कानों को खोल करके, जो बेस डेट लूंगा ना उसको दोनों टेबल में सेम रखूंगा, क्योंकि ये भाई साहब बायलेटरल ट्रांजैक्शंस हैं। यहाँ पे तेरा और मेरा सेम होना चाहिए, तभी तो कॉमन कटेगा, वरना तो दिक्कत आ जाएगी कि वो कह रहा है मैं तो अपनी बेस डेज ये लूंगा, तू कह रहा है तूने ये तो अपनी बेस डेज ये लेनी है। ओहो बढ़िया, फिर तो हो चुका चैप्टर पूरा। ऐसा मत कर देना। यहाँ पे बेस डेट जो तुम लोगे ना वो सेम रहेगी। ठीक है सर, हम शपथ लेते हैं कि हम सेम डेट रखेंगे। और सेम डेट में ना सबसे पहली डेट को सेफ रहता है रखना। मैं प्रेफर करता हूं पहली डेट को ले लो, जो सबसे पहली है। ठीक है, तो हमने क्या किया सर, ये यहाँ पे लिखा 18 मई, देख लो सबसे पुरानी डेट यही है, तो मैंने इसको 18 मई को डेट को ले लिया। अब मैंने डेज काउंट करने शुरू कर दिए सर। 18 मई से 18 मई नील, 18 मई से 15 जून 28 दिन। ये कैलकुलेट कर लेना प्लीज, देखो मैंने तो कैलकुलेट किए हुए हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे 59 डेज आ गए। यहाँ पे भी उसी डेट से लेना है, देखो 18 मई ही लिखी है मैंने। कभी तुम सोचो कि इन दोनों में से कोई भी डेट लूंगा, ना 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 ना, दोनों टेबल के लिए सेम। तो यहाँ पे 23 मई तक 5 दिन बनते हैं और 24 जून तक 37 दिन बनते हैं, 37 दिन बनते हैं। अब हमने क्या करना है सर, बस वही जो पहले कर रहे थे, मल्टीप्लाई 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 करके हमारे पास में टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ गया और टोटल ऑफ अमाउंट आ गया। ठीक है सर, अब वहां पे पिछले सिस्टम के अंदर क्या था, एक ही था, एक ही तरफ से ट्रांजैक्शन चल रही थी। तो हम क्या करते थे, हम ये करते थे सर कि हमने क्या नाम है उसको आपस में डिवाइड कर दिया था उन दोनों अमाउंट को, लेकिन यहाँ पे दूसरी पार्टी भी इन्वॉल्व है। तो सर हमने इसका भी प्रोडक्ट का टोटल निकाल दिया और इसका भी निकाल दिया। अब देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, 10,02,000 है और नीचे 3,16,000 है और ऊपर 31,500 है और नीचे 15,500 है, 15,300 है। क्या बोलते हो, आपस में एडजस्ट हो सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल एडजस्ट हो सकते हैं। क्यों एडजस्ट हो सकते हैं? क्योंकि सर एक दूसरे से बड़े हैं ना, एक दूसरे से बड़े हैं, एक जो है वो दूसरे से बड़ा है, तो इसलिए एडजस्ट हो सकते हैं। और इसी हिसाब से हम क्या ले लेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी ले लेंगे। ऐसा बिल्कुल मत करना, ऐसा बिल्कुल मत करना। ठीक है जी, आप एडजस्ट करेंगे। ठीक है, आपने एडजस्ट करना है।
डिफरेंस इन प्रोडक्ट, मैं ये कहता हूं कि हाँ आपने डिफरेंस इन प्रोडक्ट को एडजस्ट किया, ये लो एडजस्ट करने के बाद में कितना अमाउंट आ गया, यहां पे कर देता हूं मैं, इधर ही कर देता हूं, देखो 10,02,000 में से माइनस 3,16,500, ये ठीक है, ये ठीक है आपने जो किया। लेकिन ना अब टेबल 1 का था और टेबल 2 का था ना नीचे, टेबल 1 माइनस टेबल 2, यानी कि आपने ऊपर लिख दिया, आपने ये कर लिया कि टेबल 1 का अमाउंट माइनस टेबल 2 का अमाउंट। अब नीचे भी आप यही करोगे, अब नीचे भी आप यही करोगे, डिनोमिनेटर भी आप यही करोगे, चाहे कुछ भी आ रहा हो, चाहे कुछ भी आ रहा हो, अब नीचे भी आप यही करोगे। 31,500 माइनस 15,300, यानी कि टेबल 1 का अमाउंट माइनस टेबल 2 का अमाउंट। अब ये जरूरी नहीं है 1 माइनस 2 हो, 2 माइनस 1 भी हो सकता था, किसी का भी ज्यादा हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी है। तो हमारे पास में हमने करना यही है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 और 2 को ही इसी तरीके से सेम सेम रखना है। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो ये अमाउंट एडजस्ट करने के बाद में हम क्या कर देंगे, बेस डेट से इसके अंदर प्लस कर देंगे, यानी कि ये पता क्या निकाल के देगा हमारे को, ये हमारे नंबर ऑफ डेज निकाल के देगा, ये हमारे नंबर ऑफ डेज निकाल करके देगा। और सर याद है मैंने अभी पिछले सिस्टम के अंदर कहा था, पिछले सिस्टम नहीं, सिस्टम तो वही चल रहा है, मैंने कहा था पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर कि राउंड ऑफ करना है, और राउंड ऑफ करना अभी सिखाया भी था। हाँ सर आपने सिखाया था। तो चलो फिर हमने क्या ले लिया, बेस डे क्या था हमारा 18 मई, हमने जो ऊपर लिया था वही वाला 18 मई। ठीक, अच्छा, और उसके अंदर हमने ये दोनों क्या नाम है डिफरेंसेस को एडजस्ट कर दिया, तो कैलकुलेट करके आ गया 42 डेज। अब 18 मई से 29 जून, 18 मई में 42 डेज ऐड करोगे तो 29 जून आ जाएगा। ठीक है जी, ओके। और दोनों का डिफरेंस हमारे को पता लग गया जी, किसने किसको पैसे देने हैं वो तो मैंने अभी बताया ही था, किसने किसको पैसे देने हैं, मतलब जैसे मैंने बोला था ना कॉमन काट दो आपस में से तो वहां पे लिखा हुआ है कृष्णा ने पे करने हैं किसको, अभिनव को, कितने 16,200 रुपए। तो वो 16,200 रुपए कब सेटल कर देगा सर, 29 जून को सेटल कर देगा, 29 जून को सेटल कर देगा। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास में दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी बड़ा मजेदार है, ये भी बड़ा मजेदार है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहले देख लें इसमें होता क्या है, पहले समझ लेते हैं। किसी चीज को अगर बेस से समझ लेते हैं ना तो उसको ना क्वेश्चन को करने में भी मजा आता है और हमें पता लगता है कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, फिर हम टीचर का दिमाग नहीं खाते कि भाई सर अगर ये वाला ये कैसे ये करेंगे तो कैसे पता लगेगा, है ना, जनरल यही क्वेश्चन होता है बच्चों का, सर ये वाला सिस्टम किसमें लगाना है। देखो हमारे पास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, हमने पार्टनरशिप के अंदर पढ़ा है कि सर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे चार्ज करते हैं। हम एक काम करते हैं, साल के शुरुआत में किसी के पास में 1 लाख रुपए थे और उसने साल खत्म होने से 3 महीने पहले कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लिया, तो हम क्या करते हैं 3 महीने का ड्राइंग उसके ऊपर निकाल देते हैं, 3 महीने का ड्राइंग का अमाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करके उसके ऊपर निकाल देते हैं। और अगर सर ज्यादा डेट्स होती हैं, बार बार करता है, तो वो हम उसके ऊपर भी एवरेज ऑफ मंथ्स लेकर के काम करते हैं, वो हमने भी सीखा था पार्टनरशिप के अंदर। ठीक है जी, एवरेज ऑफ मंथ लेकर के किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला जाता है। अब सर यहाँ पे ना ये सिस्टम एक नया सिस्टम लेकर के आया, ये चीजें एक, ये जो पॉइंट है, ये जो प्रॉब्लम 3 है, ये हमारे पास में प्रॉब्लम टाइप 3 नए तरीके से लेकर के आई है। क्या कहता है, इसमें करना क्या है, इसमें सर हमारे पास में ना अलग अलग डेट्स की बजाय एक डेट निकालनी है और एक अमाउंट निकाल लेना है सर ये क्या कह रहे हो, हमारा पार्टनर तो अलग अलग डेट्स पे अलग अलग अमाउंट निकालता है या सेम अमाउंट भी निकाल सकता है, तो हम कैसे निकालें। देखो आपके पास 31 मार्च को तो इंफॉर्मेशन दी हुई होती है ना कि किसने कितना रखा और किसने कितना निकाल लिया पैसा अपने अकाउंट से, यानी कितने किसने कैपिटल डाली थी और कितने की कैपिटल उसने विड्रॉ कर ली, ये चीज तो हमें दी हुई होती है। तो हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए यहां पे क्या करते हैं, एक नई चीज करते हैं कि सारे डेट्स की एवरेज ले लेते हैं, उसने कब कब पैसा निकाला था उसकी एवरेज निकाल लेते हैं
और उस अमाउंट का भी एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है। और फिर उस अमाउंट के ऊपर लास्ट तक, मतलब वहां से लेकर के उस एवरेज डेट से निकाल करके, उस एवरेज ड्यू डेट से निकाल करके हम ईयर एंड तक जितना भी टाइम पीरियड बनता है ना, जितना भी टाइम पीरियड बनता है उसके ऊपर हम उसका इंटरेस्ट चार्ज कर देते हैं। अब सर यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज करना जरूरी है क्या? आपने तो कहा था कि हम एवरेज ड्यू डेट का इस्तेमाल तभी करते हैं जहां पे हमें इंटरेस्ट नहीं पे करना होता। वो बेटा फर्स्ट सिस्टम के अंदर जहां पे हम सेल परचेज कर रहे होते हैं, इसका तो नाम ही है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखा, बात समझ में आई कि अगर सेल परचेज करते हैं या बिल ऑफ एक्सचेंज होता है तो वहां पे हम इंटरेस्ट सेव करने के लिए करते हैं, लेकिन यहां तो हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं किस डेट से? एवरेज डेट से। तो आओ देखते हैं एग्जाम्पल के वे में इस क्वेश्चन को। मस्त क्वेश्चन है, देखना जी क्या लिखा हुआ है। भाई साहब ने लिखा क्या है? लिखा है कि सर हमारे पास में दो पार्टनर हैं। अच्छा सर दो पार्टनर हैं तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, यूनिलेटरल या बायलेटरल? नहीं सर, एक का अलग बनेगा, एक का अलग बनेगा टेबल, ठीक है जी। और दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड तो है नहीं, अपनी अपनी ड्राइंग के लिए हर बंदा पर्सनली लायबल होता है, तो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। ये सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल देना इस चीज को, ठीक सर, क्योंकि एक बंदा दूसरे बंदे का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे नहीं करता, तो इसलिए एडजस्ट नहीं हो सकते, सब अपने अपने पे करते हैं। चलो सर देख लेते हैं, हमारे पास मिस्टर यश की ये ट्रांजेक्शन्स हैं और मिस्टर हर्ष की ये ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है सर, ओके। अब इसके हिसाब से हमें टेबल बना लेना है एक, और हमारा इंटरेस्ट चार्ज कितना है? 10% पर एनम। चलो सर एवरेज ड्यू डेट निकाल लेते हैं इसकी। सबसे पहले मिस्टर यश की, अब देखो इसको भी पिक्चर में रखता हूं मैं स्क्रीन के ऊपर सो दैट आप लोगों को ये समझ में आ जाए। हाँ देखिएगा, देखिएगा बच्चों, हमारे पास में ये दिया हुआ है। पहले हम मिस्टर यश के डाटा को ले लेते हैं। मिस्टर यश का डाटा क्या कहता है सर? 1, 5, 2, 7 और 31 मार्च 2021, ठीक है। 1, 5, 2 जुलाई और 31 मार्च 2021, ठीक है। अमाउंट कितना था? 75, 20 और 60। 75, 20 और 60 ये अमाउंट ले लिए। अब क्या करेंगे, इन्हीं डेट्स में से किसी एक डेट को बेस डेट मान लो। जैस्मीन जी नमस्कार, देखिएगा आपका जो क्वेश्चन था, आपका जो डाउट था वो क्या था कि सर हम तो ड्यू डेट निकालते हैं, कभी कभी ड्यू डेट्स के अंदर से कॉमन डेट ले लेते हैं, कभी कभी डेट्स के अंदर से ही ले लेते हैं। तो देखो पिछले क्वेश्चंस के अंदर मैंने ड्यू डेट्स निकाली थी, लेकिन ये कोई ड्यू डेट का क्वेश्चन है क्या? यहां पे हमने कोई ट्रांजेक्शन थोड़ी की है जो इसकी ड्यू डेट आएगी और उसको हम उसमें से एक डेट देखेंगे। यहां तो हमने ड्राइंग की है, तो ड्राइंग जो सेम डेट है वही हमारी ड्यू डेट बन जाएगी, तो उसका कॉलम बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, डेट्स में से ही एक डेट उठा लेते हैं। तो हमें अब समझ में आ गई सर, अब हमें ज्ञान हो गया कि अगर सेल परचेज या बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन होगा तो उसके अंदर हमारी ड्यू डेट्स कुछ अलग होंगी, क्योंकि वहां से क्रेडिट पीरियड मिलता है। लेकिन जब ये क्वेश्चन होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का, तो सर वहां पे ड्यू डेट्स थोड़ी ना होती है, क्योंकि वहां पे कोई क्रेडिट पीरियड थोड़ी ना मिलता है, वहां तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालना पड़ता है। गेटिंग माई पॉइंट ऑल ऑफ यू? यस सर। डन। अच्छा जी, तो अब हमने सर इन डेट्स में से एक डेट चुन ली, और जैसा कि दिवाकर सर हमेशा करते हैं सर, एक कॉमन डेट जो अर्लीस्ट वाली होती है ना वही चुन लेते हैं। तो देखो यहाँ पे डेट कितनी बन गई, 1/5 से 1/5, 1/5 से 2 जुलाई 62 डेज, 1/5 से 31 मार्च 2021 365 डेज। सर एक बात बताओ, हाँ पूछो बच्चा। सर क्या हमारे को महीनों के दिनों का हिसाब रखना पड़ेगा? 101%। ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है। और अच्छा हाँ बोलो बोलो। तो सर फिर तो 63 आना चाहिए ना? किसका 63? और 62 की जगह सर बेस डेट में। नहीं कैसे सर देखो 31 डेज हो गए मई के। अच्छा
31 डे हो गए मई के। हाँ चलो चलो आप ही बोलो पहले। हाँ फिर 30 जून के। हाँ ठीक है, एंड 2 दिन हो गए इसके जुलाई के। देखना जरा, आप देखना एक बारी, क्या बोला आपने? 31 दिन मई के, ठीक है। फिर उसके बाद में आपने क्या बोला? 30 जून के। 30 जून के। और फिर 2 दिन 2 अगस्त के। अगस्त के। कितने हुए ये? 63। 63। कैसे सर ऐसे। भाई मैं तो ये मानता हूं कि इस क्वेश्चन के अंदर मेरे मई में 31 नहीं 30 दिन आने चाहिए। फर्स्ट को एक्सक्लूड करेंगे। हाँ दुष्ट प्राणी, ओके सर। कभी भी जो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है उसको इंक्लूड नहीं करना। मैं जब ऐसे सिखा सकता हूं ना तो मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं, ठीक है? बिल्कुल मत करना। मैंने बार बार शुरू से इस चैप्टर के अंदर रोका और पिछले चैप्टर के अंदर भी रोका था। अकाउंट, वो क्या नाम है, एवरेज ड्यू अकाउंट करंट के अंदर, कि डेट ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं लेनी। सिर्फ उस चैप्टर में ओपनिंग वाले के अंदर, क्योंकि बैलेंस ब्रॉट डाउन हो रहा होता है, वहां पे लेते हैं, ठीक है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पूछ लिया तो बढ़िया है। अच्छा चलो आगे चलते हैं जी। हमने प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा प्रोडक्ट टोटल आ गया सर 62,50,000। ओके सर। अच्छा अब यहां पे हम वही फॉर्मूला फिट करेंगे। 1 मई से लेकर के ये हमने डिवाइड किया अपने अमाउंट्स को, ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट को डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट को, 57 आ गया। अब 57 क्या है? 57 डेज है। तो 57 डेज बाद क्या ड्यू डेट आ गई? इतनी आ गई, 27 जून 2020। लेकिन याद रखना ये डेट आई है सारे अमाउंट्स की एवरेज। सारी जितनी भी अलग अलग डेज थी ना, जितने भी हमारे साल के डेज बन रहे थे, कि भाई अलग अलग ट्रांजैक्शन में किसी के 0 बन रहे थे, किसी के 62 बन रहे थे, किसी के 365 बन रहे थे, तो हमने उसके एवरेज बना लिए। कितने आ गए सर? 57। अब यहां से लेकर के ईयर एंड तक हमारे ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ही क्वेश्चन है, इंटरेस्ट इसमें सेव नहीं हो सकता, ठीक है जी? तो हम क्या कहते हैं सर, कितना अमाउंट था? अमाउंट था सर 1,10,000 रुपए। ये देखो 1,10,000 रुपए के ऊपर 10% क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है जी? और यहां से यहां तक कितने दिन बनते हैं सर? यहां से यहां तक 277 डेज बनते हैं। 277 डेज का इंटरेस्ट लगा दो, इतना आ जाता है 8348, ठीक है जी? 8348। तो ये लो, इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर देता हूं ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा अच्छे से दिखाई दे और मुझे किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सके। चलते हैं जी, आगे चलते हैं। इसी तरीके से मिस्टर हर्ष का भी कर लेंगे हम, और मिस्टर हर्ष का कितना आ जाएगा? 5525 आपके सामने दिया हुआ। असाइनमेंट में आप लोगों को सबमिट कर दूंगा कह रहा हूं, असाइनमेंट के नाम से हमेशा सबमिट ही निकलता है ना? तो असाइनमेंट में आपको इशू कर दूंगा ये वाला व्हाट्सएप पे, ठीक है? चलो जी, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम। अमाउंट पेड ऑन इंस्टॉलमेंट्स। थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं। हाँ जी, अब इस चैप्टर का जो यूटिलाइजेशन होता है, टाइप 4 के क्वेश्चन कैसे होते हैं हमारे पास में इस चैप्टर के अंदर, इस तरीके के होते हैं कि सर हमारे पास में ना इंस्टॉलमेंट सिस्टम होता है। मैंने ना आपसे लोन लिया, ठीक है, ध्यान देना, मैंने आपसे लोन लिया, और लोन लेकर के ना मैंने आपको ना अलग अलग डेट्स पे पेमेंट करनी थी, अलग अलग डेट्स पे पेमेंट करनी, ठीक है जी? अलग अलग डेट्स पे पेमेंट करनी थी। तो मैं क्या करता हूं, मैं ये पूछता हूं आपसे, मैंने कहा अगर मैं आपको सारा का सारा अमाउंट
एक ही डेट पे दे दूं, मतलब लेट्स से मैंने 5 साल के लिए आपसे लोन लिया, मैंने आपसे 5 साल के लिए 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए कितने भी ले लिए, लेट्स से 10 लाख रुपए ले लिए, और मैंने कहा कि मैं ना धीरे धीरे आपको इंस्टॉलमेंट्स दूंगा, तो उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट तो बनेगा ना, आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट तो बनेगा ना। तो अब ये मत बोलना कि सर इसमें इंटरेस्ट को सेव किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंस्टॉलमेंट सिस्टम के अंदर इंटरेस्ट उसका क्या है, बेस है। लेकिन हां, अगर हम डिले नहीं करते या पहले कर देते हैं, ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर देते हैं, तो हम इंटरेस्ट पे करने से बच सकते हैं या फिर डिस्काउंट रिसीव कर सकते हैं जो डेट हम निकालेंगे उसमें। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट नहीं बनेगा, लेकिन इंटरेस्ट उतना ही बनेगा उसी डेट पे जो हम निकालेंगे जितना की टोटल इंटरेस्ट बनता था। ठीक है जी, तो एक डेट हमने निकालनी है वो वाली। तो कोई भी ऐसा नहीं कहेगा, क्योंकि सिर्फ ऐसी ट्रांजैक्शन जो इंटरेस्ट को बचाती है या डिस्काउंट दिलाती है वो कौन सी है, सेल परचेज की ट्रांजैक्शंस हैं। यहाँ पे ये इंस्टॉलमेंट सिस्टम है और इंस्टॉलमेंट सिस्टम का मेन फीचर ही इंटरेस्ट होता है, जैसे कि पिछले सिस्टम के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ही कर रहे थे हम। ठीक है जी, तो आओ जी क्वेश्चन पढ़ते हैं। अपना फॉर्मूला, हाँ फॉर्मूले को आप एक बार ही देख लो। एवरेज ड्यू डेट कैसे निकल करके आएगी, डेट ऑफ लोन प्लस क्या लिखेंगे ऊपर, डेट ऑफ टेकिंग लोन। डेट ऑफ टेकिंग लोन से लेकर के जितने अलग अलग टाइम पीरियड थे जिसपे कि हम रीपेमेंट्स कर रहे थे। देखो अब इसको कैसे बोलते हैं, सम ऑफ डेज या फिर मंथ हो सकते हैं या फिर ईयर्स हो सकते हैं, फ्रॉम द डेट ऑफ लेंडिंग टू द डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। और उसको हमें डिवाइड कर देना है किससे, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से, यानी कि टोटल 1 2 3 4 5 6 जितने भी साल का हमने लोन लिया हुआ उसको हमने डिवाइड कर देना है कितने का, सर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से। और इस तरीके से हम उसके टाइम पीरियड को निकाल लेंगे और किस में ऐड कर देंगे, डेट ऑफ लोन के अंदर। डेट ऑफ लोन है, अमाउंट ऑफ लोन नहीं है, डेट ऑफ लोन के अंदर हम उतने दिनों को ऐड कर देंगे। ठीक सर, चलो आ जाओ जी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सर ₹10,000 lent by Damini to Yamini on 1st January 2020 is case 1 repayable in 5 annual installment, 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट के अंदर जो कि शुरू होती है कब से, 1 जनवरी 2021 से। ठीक है, और केस 2 दिया हुआ, चलो पहले केस 1 कर लेते हैं। तो हमने ना निकाल लेना है इसको किस तरीके से, हमने कहा सर हमने कितने टाइम पीरियड के लिए क्या था हमारे पास में, हमने 1 जनवरी को लिया, तो बेस हमारी डेट यही हो गई। ठीक है जी, डेट ऑफ लोन ये हो गई हमारे पास में। और फिर कितने टाइम पीरियड के लिए, 5 सालों के लिए। पहली रीपेमेंट कब की होगी सर, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल, तो 5। ये आप वेट्स भी कह सकते हैं इसको, आप इसको वेट्स भी कह सकते हैं। और डिवाइडेड बाय कितने, 5 साल। तो अब हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया सर, टाइम पीरियड निकाल लिया जो कि आ गया हमारे पास में 3 साल, जो कि आ गया हमारे पास में 3 साल। ठीक है जी, क्योंकि 15 बनता है इसका टोटल, 15 बनता है इसका टोटल, डिवाइड बाय 5 किया तो 3 इयर्स आ गए। ओके, अच्छा तो यहां से 3 साल अगर हम ऐड करते हैं तो कब आ जाता है, डेट क्या आ जाती है, 1 जनवरी 2023। अब इसका ना मतलब समझ लो, ये 1 जनवरी 2023 क्या है, यानी कि लोन लेने वाला लोन देने वाले को ये कह रहा है कि अलग अलग डेट्स पे, यानी कि मुझे 5 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी है ना, एक तो सिस्टम वो है, मैं अगर सारा का सारा अमाउंट कौन सी डेट पे दे दूं, इस डेट पे दे दूं, कौन सी डेट पे, 1 जनवरी 2023, 1 जनवरी 2023 को दे दूं सारा का सारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट, तो मेरा इंटरेस्ट वही इंटरेस्ट लगेगा जो मैंने पूरे 5 साल के अंदर देना था। कभी कभी ऐसा होता है ना, ध्यान से सुनना, हम गाड़ी लेने गए, ध्यान से सुनना मेरी बात को,
मेरे साथ हुआ एक बारी, गाड़ी लेने गए तब पैसा नहीं था हाथ में, इंस्टॉलमेंट पे ले लिया, थोड़े महीनों बाद कुछ अमाउंट हमारे पास में आ गए और दिमाग में ये आता है कि सर क्यों सिरदर्दी लेकर के बैठे हुए हैं हम इस लोन की, जबकि हमारे घर में तो डॉलर भरे पड़े हैं। तो क्या मन करता है कि सर इसको ना रीपे कर दो, लेकिन ना मन अंदर से पता क्या चाहता है, बैंक वाले क्या कहते हैं, बैंक वाले कहते हैं अगर आपने अर्लीस्ट पेमेंट कर दी ना तो आपकी कुछ प्रोसेसिंग फीस लगेगी प्लस आपका इंटरेस्ट इतना तो लगेगा। अब प्रोसेसिंग फीस को आप साइड हटा दो क्योंकि वो तो उसके ऑफिशियल चार्जेस हैं। तो अंदर से कभी कभी मन करता है ना इस लोन के झंझट को उतार दूं, क्योंकि अब मेरे पास पैसा आ गया है, लेकिन मैं इंटरेस्ट भी उतना ही देना चाहता हूं जितना कि मैंने कोट किया था, उससे ज्यादा भी नहीं देना चाहता। तो मैं क्या कहता हूं, यहां पे हमें बताया गया, इस तरीके से हमें बताया गया कि अगर 1 जनवरी 2023 तक, यानी कि पूरा 3 साल का पीरियड है, 3 साल तक के पीरियड के अंदर अंदर अगर मैं इसकी पेमेंट कर देता हूं, इस पूरे के पूरे आउटस्टैंडिंग अमाउंट की एक डेट पे पेमेंट कर देता हूं, तो इंटरेस्ट उतना ही लगेगा जितना की, इंटरेस्ट उतना ही लगेगा जितना कि मेरे पास में 5 सालों के अंदर बनता था। तो ये देखो यहां पे हमने इंटरेस्ट लगा लिया, सर 10,000 रुपए का मात्र हमारा अमाउंट था, 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 5% था, ये शायद हम पढ़ना ही भूल गए थे, ठीक है जी, 5% का इंटरेस्ट था, ठीक है। अब 5% के इंटरेस्ट के ऊपर नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं सर 3, 1500 रुपए इंटरेस्ट बनना है, यानी कि टोटल उसने देने कितने हैं 11,500, 10,000 प्रिंसिपल अमाउंट के और हमारे पास में 1500 रुपए इंटरेस्ट के। चलो सर अब फटाफट से केस 2 देख लेते हैं, केस 2 देख लेते हैं। केस 2 क्या बोलता है, केस 2 बोलता है हमारे पास में कि क्या हो आपका जवाब यदि ये 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में पैसा दिया जाए तो। ठीक है सर, हमारा जवाब क्या होगा ये सुन लो। 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट के अंदर सबसे पहली इंस्टॉलमेंट कब होगी सर, पहले साल, दूसरी सर 1.5वें साल, मतलब 1.5वें साल नहीं 1.5, मतलब कि 6 महीने बाद देनी है ना, तो 1 को हमने पहली कर दी है तो 1.5 में नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे 2 ईयर्स में। आप ना इसको मंथ्स में भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे ईयर्स के अंदर ले लिया है। फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब जाएगी 2.5 ईयर में, मेन डेट से लेकर के, मेन डेट से लेकर के, यानी कि 1 जनवरी से ये डेट हमें, ये ईयर हमें क्या नाम है करने, और फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब जाएगी 3, और डिवाइड कर दिया हमने 5। इंस्टॉलमेंट कितनी थी सर, 5 इंस्टॉलमेंट थी, ठीक है जी। तो यहां पे एवरेज निकल करके आ गया इन सब का, ये येलो कलर से बना हुआ इनका एवरेज निकल करके आ गया सर 2, यानी कि 2 ईयर्स। अब मैंने यहाँ पे ईयर्स में ऊपर लिया था ना, तो ईयर्स ही लेंगे, आप मंथ्स में भी ले सकते हो, ठीक है। और उसको ऐड कर दिया मैंने 1 जनवरी 2020 में, तो हमारी डेट क्या आ जाती है 1 जनवरी 2022। अब 1 जनवरी 2022 का टाइम पीरियड है हमारे पास में, तो 2 साल के अंदर इंटरेस्ट कितना लगेगा, 2 साल के अंदर इंटरेस्ट लगेगा सर 10 लाख का 5%, 5% 1 साल के लिए था, तो 2 साल के लिए हो गया सर हमारे पास में ये 1,000 रुपया, 1,000 रुपया अगर हम 6 महीने में पेमेंट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारे पास में हमारा पूरा का पूरा चैप्टर एवरेज ड्यू डेट, और मैंने आप लोगों के को वही क्वेश्चन उसी तरीके से करवाए जैसा हमारे पास में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।